नमस्ते दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जो हमने अगला वीडियो राजनीति का डाला था उसमें हम दो ध्रुवीयता का अंत पार्ट से एक जो ऑब्जेक्ट दो नंबर के आ रहे एक एक नंबर के उनको मैं डाल चुका हूँ। अब इस वीडियो में हम 2 नंबर का एक जो है उसके प्रश्न उत्तर इस वीडियो में देखेंगे। बढ़ते हैं अगले आगे। जैसा कि आप देख सकते हैं राजनीति का ये दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या है। दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या है, ये 2 नंबर का है, इसे आप नोट कर लो, मैं समझाता हूँ। दो ध्रुवीयता का अर्थ ऐसी व्यवस्था से है जिसमें दो महाशक्तियों का अस्तित्व होता है। तो आप इसे नोट कर लो, एग्जाम में अवश्य आएगा ये। प्रश्न 2, शॉक थेरेपी के कोई दो परिणाम लिखिए। शॉक थेरेपी के दो परिणाम लिखिए। तो इसके परिणाम निम्नलिखित है, देखो। तो नंबर 1, रूस मुद्रा रूबल में गिरावट। रूस मुद्रा रूबल में गिरावट, ये तो आप देख सकते हो। रूस की मुद्रा क्या है, रूबल, और इसमें गिरावट आएगी तो रूस गरीब हो जाएगा। नंबर 2 में 90% औद्योगिक को निजी हाथों में कंपनियों को कम दामों औने पौने दामों में बेचा गया, जिससे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा जाता है। आप ऐसे भी नोट कर लीजिए। तीसरे प्रश्न उत्तर, लोगों में संतोष फैल गया। लोगों में असंतोष फैल गया। लोगों के पास न तो रोजगार था न ही खाने को एक नया। देखो, लोगों के में असंतोष फैल गया। लोगों के पास न तो रोजगार था न ही खाने को, यहाँ से इतना एक न तो खाने को, लोगों के पास न तो खाने को था न रोजगार था, इसलिए एक नया माफिया वर्ग उभर आया जिसने विषमता को बढ़ा दिया। अब प्रश्न 3 का उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न 3, बर्लिन की दीवार की विशेषता, या बर्लिन की दीवार क्या है। कुछ भी आ जाए बर्लिन की दीवार के बारे में तो ये लिख सकते हो आप, जैसे मैं पढ़ के बताता हूँ। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। तो ये तो आपने भी याद हो चुका। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। नंबर 2, 1961 में बनी यह दीवार 1961 में बनी यह दीवार पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी। ये और ये एक हम स्वरूप है, हूबहू है, केवल यहाँ पे पश्चिमी बर्लिन और यहाँ पे साम्यवादी, लेकिन ये एक देश का है, ये सब पूरे विश्व का है इसलिए। और ये दीवार 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी यह दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही और आधिकारिक जनता ने इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया। यदि पूछ ले बर्लिन की दीवार कब गिराई थी तो ये आएगा 9 नवंबर 1989 को तोड़ा गया। और ये दीवार कितने किलोमीटर है तो 150 किलोमीटर ये आ सकता है। और ये दीवार कितने वर्ष तक रही तो 28 वर्ष ये आ सकता है। बर्लिन की दीवार किससे अलग करती थी तो पश्चिमी बर्लिन और पूर्वी बर्लिन को, आप समझ गए होंगे इसे। अब प्रश्न नंबर 4, सोवियत संघ के विघटन के कोई दो कारण लिखिए। सोवियत संघ के विघटन के कोई दो कारण निम्नलिखित है। नंबर 1, सोवियत संघ की राजनीतिक व आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी रूप से कमजोर हो गई थी। सोवियत संघ की राजनीतिक व आर्थिक संस्थाएं अंदर से कमजोर हो गई थी। नंबर 2, सोवियत संघ ने अपनी संस्थाओं का अधिकांश प्रयोग परमाणु हथियारों को सैन्य साजों के समान में करता था, जिससे उस पर गहरा आर्थिक दबाव पड़ा और सोवियत संघ का पतन होने का कारण बना। देखो, सोवियत संघ ने क्या किया कि
देश में कुछ शिक्षा स्कूल वगैरह नहीं बनाए, और अधिकांश पूरे धन संपदा जितना भी टैक्स वगैरह आता था उसको हथियार परमाणु हथियारों को और सैन्य साजों में खर्च कर दिया। इससे वहाँ की जनता में आर्थिक दबाव से भूखमरी हो गई, बेरोजगारी हो गई, इससे आगे इससे भी ये विघटन का कारण बना। और नंबर 3, गोरबाचेव नीतियाँ जिसको गोरबाचेव आखिरी सोवियत संघ का आखिरी राष्ट्रपति था, इसकी नीतियाँ बहुत खराब हो गई थी, इसलिए सोवियत संघ का पतन हो गया। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 4 5वां ये रहा। प्रश्न 5, दूसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं? दूसरी दुनिया, आप पहली दुनिया के बारे में जानते हो क्या? पहली दुनिया अमेरिका था, दूसरी दुनिया साम्यवादी खेमों में शामिल देशों को दूसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात अधिकांश गणराज्य की अर्थव्यवस्था का पुनर्जीवित होने का क्या कारण है? जैसे कि आपने कहा कि सोवियत संघ पर किसका विघटन हो गया था, और अधिकांश गणराज्य जो 15 गणराज्य थे वो अलग हो गए थे। अलग होने के बाद अलग अलग हो गए, सबका अलग संविधान बनेगा, अलग राजनीतिक, अलग व्यापार होगा। तो उन गणराज्यों की पुनर्जीवन मतलब वो कैसे विकास हुए, तो इसका कारण है निम्नलिखित। सोवियत विघटन के पश्चात अधिकांश गणराज्यों के पुनर्जीविका होने के निम्नलिखित कारण है। तो इन गणराज्यों के पास 15 गणराज्यों के पास खनिज तेल है। खनिज तेल तो आपको पता है अभी डिमांड कितनी है इसकी, जिसे प्राकृतिक संसाधन और खनिज तेल और प्राकृतिक संसाधन थे, और प्राकृतिक संसाधन का निर्यात, ये प्राकृतिक खनिज तेल है, इनको बेचते थे, बेचने से दूसरे देश में जाते थे, उनका धन उनके पास गया, इससे इनका पुनर्जीवित हो गया। नंबर 3 है गैस व तेल के अंत उत्पाद देश। देखो यहाँ खनिज तेल गैस यही है, कुछ भी नहीं है इनके पास प्राकृतिक संसाधन। गैस और तेल, यहाँ भी खनिज तेल, प्राकृतिक संसाधन तो यही है, ये उत्पादक देश है, इसलिए इनका पुनर्जीवित हो गया। कई देशों में से तेल की पाइपलाइन गुजरी, जिससे उन देशों को आर्थिक फायदा हुआ। और ये पाइपलाइन, जिससे कि अभी चाइना ने पूरी दुनिया में पाइपलाइन बिछा रखी है, अमेरिका ने पूरी दुनिया में बिछा रखी है तेल की, और भारत ने भी बिछा रखी है इसकी पाइपलाइन, जिससे कि टैंकरों में नहीं तेल लाना पड़े, डायरेक्ट पाइपलाइन से ही ला सके, इसलिए तो इनका पुनर्जीवित होने का कारण तो पता चल गया होगा, तेल ही होगा। प्रश्न 7, सोवियत प्रणाली के दोष लिखिए। सोवियत प्रणाली के दोष निम्नलिखित है, लिख देना, निम्नलिखित है। इसके बाद उत्तर, सोवियत संघ की राजनीतिक प्रणाली सत्तावादी हो गई थी। सोवियत संघ की राजनीतिक प्रणाली सत्तावादी हो गई थी। वह जनता की राजनीतिक व आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी। यदि कोई भी नेता अपने भले के लिए काम करेगा और जनता का कुछ फायदा नहीं करेगा तो उसे हरा देगा, इसलिए ये नेता जनता के द्वारा चुना जाता है, इसलिए ये टूट गया सोवियत संघ। दूसरा, सोवियत संघ 15 गणराज्य में, जिनमें सोवियत संघ 15 गणराज्य से बना था, जिनमें रूस भी शामिल था, मिलकर बना था, परंतु दबदबा मात्र रूस का। ये सोवियत संघ 15 गणराज्य से बना था, लेकिन इस पर केवल एक ही राज कर रहा था, वो रूस में सब राष्ट्रपति होते थे, विकास होता था, रूस में हथियार लाते, रूस में होता था। ये 15 गणराज्य के, बाकी के 14 गणराज्य, ये सब इनके पास कुछ अधिकार नहीं थे, वहाँ की जनता भूखी मर रही थी और बेरोजगार थी, इसलिए दूसरे गणराज्य की जनता अपेक्षित व दमित महसूस करते, जैसे कि कहते अपने कहते नहीं कि हमें कोई अधिकार न, अपने देश में हम गुलाम हैं, तो इसलिए आज़ाद हो गए। और प्रश्न नंबर 8, 4 सैनिक संगठन के नाम लिखिए। 4 सैनिक संगठन जो वर्तमान में इसके 4 सैनिक संगठन अभी है। नाटो, जो पूरी दुनिया में है, नाटो, वारसा
सीटो और सेंटो, ये पूरी दुनिया में, ये जो कि नाटो का नाम है उत्तर अल्टाटिंग संधि गणराज्य कुछ ऐसा है। इनके नाम आप देख लेना। अगला प्रश्न 9, रूस के साथ किन किन देशों की सीमाएं मिलती थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप अभी याद कर लोगे, याद भी करवा दूंगा मैं। रूस के साथ, रूस एक बड़ा देश है, रूस के साथ किन किन देशों की सीमा है, जो राजनीतिक सीमाएं किस किस की मिलती थी, यही है। तो रूस के साथ कुल 14 देशों की सीमाएं मिलती थी, जिसमें है पहला नॉर्वे, फिनलैंड, सोनिया, लताविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया, उत्तर कोरिया की सीमा लगती थी। रूस के साथ कुल 14 देशों की सीमाएं मिलती थी। ये प्रश्न तो मुझे भी याद नहीं हो रहा, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। ये इनकी ये राजधानी पूछ ले, लिथुआनिया की राजधानी क्या है, लताविया की राजधानी क्या है, ये इसमें से प्रश्न यही भी निकलेगा कि इसमें से बाल्टिक गणराज्य कौन है, तो बाल्टिक गण लताविया, लिथुआनिया और ये कजाकिस्तान है। इससे आप अच्छे से याद कर लो। और अगला 10 सोवियत संघ के इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कौन सी थी? सोवियत संघ तो कितने बहुत सालों तक चला नहीं, तो इसमें सबसे बड़ी गराज सेल किसे कहा गया है इतिहास में, जो कि बीत गया अतीत में? गराज, गराज मतलब सेल मतलब बेचना, और गराज मतलब बहुत सारे बुरी दुकानों को बेचने। उत्तर है पूर्वी साम्यवादी देशों ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए पूर्वी साम्यवादी देशों ने, पूर्वी साम्यवादी देश रूस को छोड़ के पूरे 14 गणराज्य, तो पूर्वी देशों ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना, मतलब पूंजी मतलब जो लखपति लोग होते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए शॉक थेरेपी को अपनाया, जिससे पूर्व साम्यवादी देशों की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। शॉक थेरेपी मतलब कि आघात पहुंचाकर चोट पहुंचाना, इसे अपनाया, जिससे पूर्वी साम्यवादी देशों की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, खत्म हो गई पूरी। और 90% औद्योगिक को निजी हाथों में कंपनियों को बेचा गया। 90% कितना होता है? पूरे देश में से कुछ ही घर हो गए, वरना पूरी संपत्ति को बेच दिया होगा कंपनियों के हाथों में औने पौने दामों में। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है। तो आप इसे मन से भी लिख सकते हैं एक बार याद करने के बाद। अब आशा है आपने लिख लिया होगा इसे और समझ लिए होंगे। अगले प्रश्न जो कि बहुत आसान है, आप इसे पढ़ चुके, मैंने यहाँ पे भी बताया शॉक थेरेपी क्या होती है। शॉक थेरेपी आघात पहुंचाकर चोट उपचार करना। तो ये शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी का अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार करना, जैसे कि आघात मतलब एकदम से झटका देना, उसके बाद इलाज करना। और प्रश्न नंबर 11, बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? तो उत्तर है इसका, बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। प्रश्न 12, चेकोस्लोवाकिया ने से किन नामों के 2 देश बने? चेकोस्लोवाकिया से 2 नए देश बने। चेकोस्लोवाकिया से 2 नए देश बने। चेको मतलब आगे का शब्द चेको, और इस्लाविया जिसका हमारे देश में जम्मू और कश्मीर, जैसा जम्मू और कश्मीर है, तो अगर अलग अलग हो, जम्मू अलग हो जाएगा, कश्मीर अलग हो जाएगा। इसी तरह सेको से सेको अलग हो गया और इस्लाविया अलग हो गया, 2 देश बन गए। नंबर 13वां प्रश्न है ताजिकिस्तान का गृह युद्ध
कब समाप्त हुआ? ताजिकिस्तान का गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? इसका उत्तर है 1/2/2001। ताजिकिस्तान का गृह युद्ध 2001 में समाप्त हुआ। प्रश्न 15, सोवियत संघ के विघटन का आरोप किन पर लगा? जो आखिरी सोवियत संघ के आखिरी कौन थे? वो गणराज्य मतलब राष्ट्रपति कौन थे? गोरबाचेव, मिखाइल गोरबाचेव पर लगाया गया। इसे ये ही याद कर लेना कि आखिरी कौन था, तो आखिरी गोरबाचेव था, इसे याद करना। और दूसरा, ध्रुवीयता द्विध्रुवीयता व्यवस्था के तात्पर्य सैन्य शक्ति को केंद्रों से है। अब आई होप आप इस वीडियो में समझ गए हो सबके सब। आई होप दोस्तों आप इस वीडियो में ये प्रश्न दो ध्रुवीयता का अंत के 2 नंबर के सारे प्रश्न समझ गए होंगे। इससे 2 नंबर ही केवल आएगा। इससे इतने ही प्रश्न याद कर लोगे तो इसमें से एक न एक प्रश्न उत्तर बैठ ही जाएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा निकट आने वाली है, तब तक मैं राजनीति का कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा। और अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो और बेल आइकन दबा दो, जिससे कि मेरा हर एक वीडियो आपको पता चल जाए। और इसका एक वीडियो पहला जो कि ऑब्जेक्ट है, इसे मैं अगले वीडियो में डाल चुका हूँ, जो 10 मिनट का है। इसे आप देख लेना, जिससे कि आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे और आप परीक्षा में इस पार्ट से अच्छे नंबर कवर कर सकते हो। इस पार्ट से 7 नंबर के आएंगे, ये भी बहुत सारे नंबर होते हैं दोस्तों। धन्यवाद। अब अगले वीडियो में मिलते हैं।